जो है मेजर इसमें वाटर रहता है, वाटर के साथ और भी सॉलिड कंपोनेंट्स रहते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सॉलिड कंपोनेंट्स में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक चीज़ें थी। ऑर्गेनिक में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम लोगों ने देखा था। पहला प्रोटीन था, दूसरा हम लोगों ने डाइजेस्टेड वेस्ट, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स, फिर नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स हम लोगों ने देखा, फिर डिफेंस सब्सटेंसेस को देखा। इन सारी तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब जो सॉलिड कंपोनेंट या फिर हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड कंपोनेंट है हमारा ब्लड का, यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स वाला पार्ट हमें देखना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे तीनों अपने ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। नहीं, ग्रुप में नहीं भेजेंगे सान्या, इंडिविजुअल मैं भेज दूंगा कॉपी स्कैन करके। ठीक है, ग्रुप में मैं नहीं भेजूंगा कॉपी। देखिए इन अब हम लोग देखते हैं थोड़ा ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पसल्स की हम बात करें तो सबसे पहला जो ब्लड कॉर्पसल्स हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी की हम बात करें तो सबसे पहले आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स हम लोग कहते हैं। एरिथ्रो एक वर्ड है, एरिथ्रो, इसका मतलब होता है रेड। ठीक है, एरिथ्रो या एरिथ्रस का मतलब होता है रेड, एंड रेड ब्लड सेल्स को या रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि एनिमल टिश्यू में हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं ज़्यादातर या मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैमल्स का जो शेप होता है आरबीसी का वो कुछ ऐसा होता है, बाई कनकेव होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से एप्रेस्ड होता है, धंसा हुआ रीजन होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है, एंड मैचुरेशन के दौरान अभी आगे हम लोग देखेंगे भी कि पहले आरबीसी बनता है न्यूक्लिएटेड, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वो बन जाता है नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक, या हम कह सकते हैं मैमेलियन आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, तो बाई कनकेव होता है, सर्कुलर होता है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी है कि आप देखोगे कि आरबीसी जो है, हाँ कल्याणी बोलिए, कुछ बोल रही। सर बोल रहे हैं कि ये जो आरबीसी का स्ट्रक्चर कनकेव होता है, उसका कोई तो फंक्शन होगा ना कि इस क्यों वो होता है कनकेव? तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, बीच से न्यूक्लियस हट गया तो ये क्या हो गया, धंस जाएगा ऐसे। बीच में न्यूक्लियस था तो क्या हुआ, ये फुला हुआ होता, लेकिन न्यूक्लियस हट जाने के बाद क्या हो जा रहा है, ये अप्रेस्ड हो जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से। एंड बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल अगर हम ऐसे शेप की बात करें जो कि एक सिंपल क्वाइन लाइक है, तो उसकी तुलना में ये कर्व फेस का क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे भी कि इसके इनर सरफेस पे ही अटैच होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा, एंड हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन को क्या कर सकेगा, कैरी कर सकेगा। नेक्स्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकनकेव शेप, मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन आरबीसी, जैसा कि मैंने अभी बताया भी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमको देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक्सेप्शन देखने को हमें मिल रहा है, कौन सा भाई, तो कैमल, मैमल होने के साथ साथ, और लामा, लामा भी आप हिली एरियाज में पाया जाता है, ये दोनों मैमल्स होते हैं। एंड इनमें जो शेप है वो बाई कनकेव नहीं है, बाई कॉन्वेक्स है, एंड जो शेप है वो ओवल शेप होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर नहीं होता है, ओवल शेप होता है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी की आप देखोगे स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों एब्सेंट है। मान लो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ, हम लोगों ने सेल पढ़ा है, तो उसका फॉर्मेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, उसका फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, वो भी क्या है, एब्सेंट होता है। तो एंडोस्केलेटन बना हुआ क्या चीज़ से होगा, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है क्या भाई। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ उससे ही नहीं बना होता है, अलोंग विथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करता है या स्ट्रक्चर को मजबूती देता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये एक नेटवर्क के फॉर्म में रहते हैं, एंड इस नेटवर्क को स्ट्रोमेटिन कहते हैं।
and stromatine is a type of spongy cytoskeleton. What do we mean by spongy cytoskeleton? तो spongy cytoskeleton की हम बात कर रहे हैं. स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो साइटोस्केलेटन यहाँ पे क्या है कि एकदम रिजिड फॉर्म में नहीं है. जैसे अगर मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो वो एक हार्ड सिस्टर्नी के फॉर्म में होता, एंड सिस्टर्नी के कारण वो एक रिजिड सपोर्ट के रूप में होता. लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोटीन्स थ्रेड्स के फॉर्म में है एंड थ्रेड्स में फैट्स भी प्रेजेंट होता है, इस वजह से स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. तो याद रखने वाली बात हमारे यहाँ ये है यहाँ पे कि आरबीसी में अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. एंड सेकंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो इसका एंडोस्केलेटन हम कह सकते हैं प्रोटीनेशियस फिलामेंट से बना होता है, साथ ही साथ फैट्स रहते हैं एंड उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है. एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज स्ट्रोमेटिन. इसको हम लोग स्ट्रोमेटिन कहते हैं. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एनालोगस स्ट्रक्चर, मतलब जो फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है वही फंक्शन स्ट्रोमेटिन करता है. ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर बोलिए. बोल रहे हैं कि मतलब कैमल और लामा में ओवल शेप या बाइक कन्वेक्स होते हैं आरबीसी, तो उसमें कुछ तो मतलब इम्पोर्टेंस होगा ना, या कुछ प्रेजेंट होगा कि उसका वो चेंज हो जाता है शेप? उसमें ऐसा ही देखने को हमको मिलता है, मतलब कि ये एक्सेप्शन में हो गया कि हाँ बाकी जितने भी मैमल्स है उनमें ऐसा पाया जाता है, कैमल के केस में हमको ऐसा देखने को मिलता है. तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट. नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं. तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम डॉनन था, एंड इस वजह से इसको डॉनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं. एंड ये जो मेम्ब्रेन होता है, यहाँ याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होता है बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन के लिए. ठीक है, इन दोनों आयंस के लिए ये हाईली परमिएबल होता है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल होता है. मतलब उसके थ्रू सोडियम और पोटेशियम मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो मूव कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे जो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर है डोनन्स मेम्ब्रेन का, वो हाईली परमिएबल या हाईली सेलेक्टिव हमको देखने को यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये कुछ आयंस के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा परमिएबल होते हैं, लेकिन दूसरे आयंस के लिए एकदम ही इम्परमिएबल होते हैं. एंड स्ट्रोमेटिन स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन के कारण यहाँ एक यूनिक फीचर वो दिखाता है जिसको हम लोग डायापेडेसिस कहते हैं. ये डब्ल्यूबीसी भी दिखाता है. डायापेडेसिस कहने का मतलब क्या होता है भाई, कि आरबीसी बड़ा है. ठीक है, मतलब इसके डायमीटर की हम बात करें, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके डायमीटर की हम बात करें तो डायमीटर इसका 7.5 माइक्रोमीटर होता है. लेकिन 7.5 माइक्रोमीटर की तुलना में ये छोटे ब्लड वेसल्स के जो छेद होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, स्क्वीज करके पास हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना शेप आसानी से बदल पाता है. तो यहाँ पे हमको आरबीसी नजर आ रहा है कि आरबीसी बड़ा होने के बावजूद क्या है, स्मॉल डायमीटर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके भी थ्रू वो पास आसानी से कर लेते हैं. ठीक है सर, एक बार और लास्ट वाला लाइन बताइए. हाँ, देखिए, डायपेडेसिस कहने का मतलब क्या होता है कि बिल्ली को समझो, याद रखो, बिल्ली क्या हम लोग देखते हैं बिल्ली को, तो देखो कि बिल्ली छोटे से जगह से भी पास कर जाती है अपने बॉडी को सिकुड़ा के. ठीक है, वही चीज आरबीसी भी करता है, वही चीज डब्ल्यूबीसी भी कर सकता है. मतलब दोनों के पास फीचर होता है कि वो आसानी से अपने बॉडी को सिकुड़ा सकता है एंड छोटे डायमीटर वाले छेद से पास हो सकता है. लेकिन वहीं आप डॉग को देखोगे तो डॉग कैन नॉट पास थ्रू स्मॉल अपर्चर्स, वो स्मॉल छेदों से नहीं पास कर सकता है. लेकिन आरबीसी यहाँ क्या है, स्ट्रोमेटिन स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन के कारण वो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है उसका, वो आसानी से स्क्वीज कर पा रहा है स्मॉल डायमीटर वाले ब्लड कैपिलरी से. एंड डायमीटर का आप देखो कि लेंथ डायमीटर है कितना, डायमेंशन 5 माइक्रोन है, एंड वहीं पे आरबीसी का डायमीटर जो होता है 7.5 माइक्रोन होता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
सर स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन एक बार और बताइए ना। स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं, मान लो आरबीसी है तो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, लेकिन अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड इस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स में हम कह सकते हैं कि जगह जगह पे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, जो उसको थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एंड एक और भी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि बीच बीच में फैट पाया जाता है। ये जो स्केलेटन का फॉर्मेशन हो रहा है ये स्पॉन्जी है, मतलब आराम से दब सकता है, ठीक है। और इसी दबने के कारण क्या होता है, वो आसानी से स्क्वीज कर सकता है छोटे डायमीटर वाले होल से, ठीक है। इतना समझ में आया? सर एक बार सेकंड पॉइंट बताइए ना। अच्छा ठीक है, कौन सा? सेकंड पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि आरबीसी का ओरिजिन जब होता है तो मैचुरेशन के दौरान इनिशियली क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर करता है, आप म्यूट कर लो ना, ठीक है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसमें से न्यूक्लियस धीरे धीरे डीजनरेट कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के डीजनरेशन से वो शेप कैसा हो जाता है, बाई कनकेव अटेनमेंट हो जाता है। क्योंकि बाई कनकेव का शेप के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और क्योंकि इनर सरफेस पे या इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल भी उतना ज्यादा पाया जाएगा। एंड हेंस मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरीड, ठीक है। चलिए ऑल क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। सर डायपेडेसिस का प्रॉपर डेफिनेशन बताइए। डायपेडेसिस का आगे हम लोग लिखवा लेंगे, ठीक है। डायपेडेसिस कहने का मतलब जो द स्क्वीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स इज नोन एज डायपेडेसिस। स्क्वीजिंग समझ रहे, छोटे से जगह से स्क्वीज करके निकल जाना। सर तो ये बस आरबीसी का ही एक मतलब प्रॉपर्टी है ना? नहीं, इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यूबीसी। सर बस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का? हाँ, यहाँ देखिए, इन आरबीसी में आप देखोगे क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होने के कारण इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं रहेगा तो मटेरियल्स जो कि पैकेज होने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कौन करेगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यानी कि आरबीसी का देखो, आरबीसी का मेन काम सिक्रीशन तो है ही नहीं ना, सिक्रीशन तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेन काम उसका क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग पढ़ेंगे भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में देखेंगे आगे, प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन मेनली देखना है हमको, कि वहां पे हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप देखोगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पाइरुविक एसिड है वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड क्रेब्स साइकिल के थ्रू वो क्या हो जाता है, 38 एटीपी रिलीज करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पांसिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आरबीसी के अंदर आप देखोगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वो रेस्पिरेशन कैसा करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। देखो ये कितना बड़ा आयरनी है कि आरबीसी ऑक्सीजन तो कैरी करता है लेकिन इसका खुद का रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक होता है। याद रखिएगा, ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि आरबीसी तो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो वो तो उसका रेस्पिरेशन भी एरोबिक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन तो भले ही है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनल ही एब्सेंट है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब आरबीसी में रेस्पिरेशन कैसा है, एनारोबिक है, ठीक है। अब देखिए, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो सबसे पहले कि आप रेस्पिरेशन में पहला स्टेप क्या होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लूकोज टूट जाता है पाइरुविक एसिड में, एंड द स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें एंजाइम जो है ग्लाइकोलाइसिस का तो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल का एंजाइम एब्सेंट होता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को होना कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया तो आरबीसी के अंदर एब्सेंट है, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है
जो कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एंजाइम है, ठीक है, फास्टेस्ट एंजाइम है। आप बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स में इस एंजाइम का नाम भी आया था जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, याद आया कुछ? बायोमोलिक्यूल्स में आया था ये नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सर नहीं पढ़े हैं पूरा। यस सर, वो 1,00,000 मॉलिक्यूल होता है ना पर सेकंड। हाँ बिल्कुल। तो आप देखोगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये एंजाइम क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कार्बोनिक एसिड बहुत जरूरी है क्योंकि देखो CO2 वो लेता है, वो H2O के साथ कंबाइन करता है एंड वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि CO2 जो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर है ना, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है। एट डिसॉल्व फॉर्म में वो कैसे डिसॉल्व करेगा, तो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो आरबीसी में भी हम कह सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड जो कि एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ये इसका प्रोमोटर जो है वो जिंक होता है, याद रखिएगा। आप याद करो एंजाइम्स हम लोगों ने पढ़ा था, एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, पढ़े? यस सर। एंड बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं एंड एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल एंजाइम, दूसरे को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। सिंपल एंजाइम पूरा का पूरा प्रोटीन से बना होता है एंड होलो एंजाइम में एक पार्ट प्रोटीन का होता है जिस प्रोटीनेशियस पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं एंड दूसरे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोफैक्टर्स कह सकते हैं। कोफैक्टर्स 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा भाई? एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद आया? दूसरे को कहते हैं को एंजाइम, तीसरे को कहते हैं मेटल आयन। तो ये कोफैक्टर 3 तरीके का हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एक एंजाइम है और एंजाइम एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट को भी प्रोमोटर और इनहिबिटर काम कर सकता है। मतलब एक कैटलिस्ट है वो नॉर्मली फंक्शन ज्यादा करने लगेगा जब उसको प्रोमोटर के देंगे। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रोमोटर कौन सा है, जिंक आयन है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो आरबीसी के मेम्ब्रेन की हम बात करें तो एक तरह का शुगर प्रेजेंट होता है या एक तरह का हम कह सकते हैं सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सरफेस पे, एंटीजन होते हैं और ये एंटीजन ब्लड ग्रुप का इसी में प्रेजेंट होता है। मतलब हम लोग आगे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप भी देखेंगे। अगर ए एंटीजन होता है तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं, बी रहता है तो उसको बी ब्लड ग्रुप वाले को कहते हैं, ए और बी दोनों रहता है तो उसको ए बी कहते हैं और कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसको हम लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं। तो सिंपली एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ ये ए बी और ए बी टाइप का एंटीजन नहीं है, एक और यूनिक टाइप का एंटीजन पाया गया जिसको आरएच एंटीजन कहते हैं हम लोग। आरएच वाला सबके साथ पाया जा सकता है, मतलब ए के साथ भी पाया जा सकता है, बी के साथ भी पाया जा सकता है, ए बी के साथ भी पाया जा सकता है, ओ के साथ भी पाया जाता है। तो अगर समझो यहाँ पे कि ये एक मेम्ब्रेन है आरबीसी का, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये वाला आपका ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन है, दूसरा एंटीजन का आरएच के लिए। ब्लड ग्रुप और आरएच वाला एंटीजन एक दूसरे के एकदम ही इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ए बी ओ कुछ भी हो सकता है ब्लड ग्रुप। अगर आरएच एंटीजन पाया गया तो उसको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब कि वो ए पॉजिटिव हो सकता है। अगर आरएच नहीं पाया जा रहा है तो उसको आरएच निगेटिव कहते हैं, यानी कि वो ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आया? अब देखिए सिंगल आरबीसी इज पेल येलो इन कलर व्हाइल ग्रुप ऑफ आरबीसी अपीयर रेड इन कलर, ठीक है। एंड आप देखोगे मैंने बताया भी है ये कंपाउंड इफेक्ट के कारण होता है, पेल येलो एंड पेल पिंक टाइप का, एकदम ऑरेंज टाइप का दिखेगा, ठीक है, एक तरीके का। एंड क्लस्टर में रख देते हैं ग्रुप में तो वो रेड कलर का दिखता है। एंड आरबीसी के मेम्ब्रेन पे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है एंड एक आरबीसी में मैंने बताया भी है 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है एंड ये है 67,200 डाल्टन्स बोलते हैं। डाल्टन्स बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मास को नापने के लिए। अगर हम हाँ
एंटीजन का यूज रिया, एंटीजन का यूज है ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि अगर मैं कंपोजिशन की आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का कंपोजिशन होता है 60% आरबीसी में पानी होता है एंड 40% उसका सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। ओनली 40% में से 36% जो है वो हीमोग्लोबिन ही रहता है। मतलब अगर हम बात करें तो 60% पानी हटा देंगे, 40% में से 36% हीमोग्लोबिन ही खाली होता है। एंड अगर हम ड्राई वेट यानी कि पानी को मैक्सिमम हटा के बात करें तो आरबीसी का ड्राई वेट का 90% जो पार्ट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन वेट वेट की बात कर रहे हैं यानी कि जब वो पानी उसके अंदर है तो उस समय 36% पार्ट जो है टोटल वेट ऑफ आरबीसी का वो हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन अगर ड्राई वेट की बात करें तो उसमें 90% पार्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। अब देखते हैं अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है किसी को? पूछिए। सर लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझाइए ना। हाँ देखिए, बोला जा रहा है कि आरबीसी का 60% मान लो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है वो वाटर से बना है एंड 40% जो पार्ट है वो जो है वो हीमोग्लोबिन सॉलिड पार्ट है। इस 40% में से मैक्सिमम जो पार्ट है, मान लो ये इतना पार्ट है, ये हीमोग्लोबिन से बना होता है। ये नॉर्मल वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पानी इसमें मैक्सिमम कम कर दे तो हीमोग्लोबिन का वेट लगभग 90% ऑफ आरबीसी हो सकता है। मतलब ड्राई वेट अगर आरबीसी में से मैक्सिमम पानी निकाल लिए तो मैक्सिमम उसका पार्ट क्या है, हीमोग्लोबिन से ही बना हुआ होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन को हमको पढ़ना है। हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट हीम होता है जो 5% होता है, दूसरा पार्ट एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग 95% होता है। हीम की बात करें तो ये एक आयरन पोर्फाइरिन रिंग होता है। जो आयरन जो है ये किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है। हम लोगों ने देखा था फेरस एंड फेरिक, फेरस +2 एंड फेरिक इज +3 फॉर्म। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये क्या है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एंड देखना हीमोग्लोबिन कैरी कैसे करता है, समझना। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन हम नहीं वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से अरेंज क्वाइल रहता है ना कि उसके बीच में ऑक्सीजन फंसता है, ठीक है, वो उसको कैरी करता है, ना ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होता है। दोनों में अंतर है। अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज कर गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हम लोग वर्ड ऑक्सीडेशन नहीं यूज करते हैं, हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजनेशन, है ना। हम लोग वर्ड ऑक्सीजनेशन ऑफ आरबीसी यूज करते हैं, ना ही ऑक्सीडेशन ऑफ आरबीसी यूज करते हैं या ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यूज करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है रिवर्सिबल मैनर में। रिवर्सिबल मैनर कह सकते हैं हम लोग कि जब वहां पे जहां पे CO2 लेवल ज्यादा होता है तो ये हीमोग्लोबिन और O2 के बीच का जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला HbO2 कॉम्प्लेक्स, ये डिसोसिएट कर जाता है। यहां पे समझना कहां ज्यादा होगा CO2, बताइए तो CO2 कहां ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? कोई तो बोलिए। देखिए CO2 कहां ज्यादा होगा, CO2 टिश्यू साइड पे ज्यादा होगा। तो सिंपल ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में कंबाइन करता है कहां पे भाई, लंग्स के साइड पे, वापस टिश्यू के साइड पे जाता है तो वो क्या होता है, वहां CO2 लेवल ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व कर जाता है। अगर हम बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की तो सर 1 नहीं ग्राम समझ में आया सर, जो अभी आप बोले। नहीं आया। देखिए मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन करता है। रिवर्सिबल मतलब वो जुड़ता है फिर अलग भी हो सकता है O2 के फॉर्म में। इतना समझ में आया? यस सर, ये तो है। ये आ गया। अब दूसरा चीज कही, देखिए वो कहां डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएशन ना
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स के रूप में जो रहता है कंबाइन करके, वो डिसोसिएट अलग अलग कहाँ होता है, जब होता है जब CO2 लेवल ज्यादा होता है, मतलब CO2 का बढ़ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच क्या करवा देता है, अलग अलग डिसोसिएशन करवा देता है। एंड CO2 ज्यादा कहाँ होता है, टिश्यू साइड पे होता है, ये cells सर में जहाँ प्यूरिफाई होने जाता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है मतलब टिश्यू साइड पे, वहां पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन आ रहा है भाई, उसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट जाएगा, टूट के डिसॉल्व कर गया, एंड CO2 जो है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। इतना समझ में आया? यस सर। अब देखिए, एक ये फैक्चुअल डेटा है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ O2 को कंटेन करता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। जैसे हम हीमोग्लोबिन नापते भी है तो 100 ml ब्लड में 13 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मेल के लिए कंसीडर करते हैं, एंड फीमेल के केस में 11 to 14 रहता है, सॉरी 11 to 14 हीमोग्लोबिन रहता है। फीमेल के केस में हीमोग्लोबिन का नंबर कम होता है, क्योंकि फीमेल के केस में ब्लड लॉस होता है। हम लोग देखते हैं ब्लड लॉस कहाँ हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप देखोगे हीमोग्लोबिन का भी नंबर थोड़ा सा कम होता है मेल की तुलना में। ऐसे भी मेल में RBC ज्यादा होता है इस वजह से। अब देखो 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, 20 ml ऑक्सीजन को। कैसे हम लोग कंसीडर किए, देखो यहाँ पे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो 1.34 ml O2 को कंटेन कर रहा है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम होता है, तो 15 इंटू 1.34 ml कर देंगे तो लगभग 20 ml ऑफ O2 को 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ये एकदम याद रखिएगा, ये डेटा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ml ऑफ O2, तो याद रखिएगा 20 ml ऑफ O2। पूछेगा 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स हाउ मच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये तो था हीम वाला पार्ट, ठीक है, जो कि आयरन पोरफायरिन पार्ट है। दूसरा हम पार्ट देखते हैं कौन सा भाई, तो ग्लोबिन वाला पार्ट। तो ग्लोबिन वाला पार्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबिन वाला पार्ट जो है ये चेन्स के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हम लोगों ने पढ़ा भी है, प्रोटीन जो होते हैं वो चेन्स के रूप में रहते हैं। एंड हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने चेन्स है, 4 चेन है, ठीक है। हर ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन वाला चेन। इतना समझ में आया? हाँ सर, ऊपर वाला जो डेटा था वो हीमोग्लोबिन के लिए था कि सिर्फ हीम के लिए था? नहीं, हीमोग्लोबिन के लिए था। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबिन वाला जो पार्ट है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के रूप में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से याद रखिएगा। अल्फा को छोड़ के सारे पॉलीपेप्टाइड जो चेन होते हैं वो 146 एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। ये भी डेटा पूछा जाता है। एंड क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स है वो कंबाइंड पढ़ रहे हैं, जैसे इसका एप्लीकेशन बहुत हद तक आपका आएगा 12 में, जेनेटिक्स में। वहाँ पे एक हमको डिजीज पढ़ना है जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसमें जो RBC का शेप होता है वो सिकल जैसा होता है, ऐसा शेप हो जाता है, ठीक है। उसमें हमको ये चीज पढ़ना है। तो याद रखिएगा, अल्फा चेन को छोड़ के बाकी जितने भी चेन्स होते हैं, बीटा, गामा एंड डेल्टा, उनमें 146 एमिनो एसिड्स का पेप्टाइड चेन होता है। लेकिन अगर हम अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 141 एमिनो एसिड्स। अब इस 4 चेन के हिसाब से, यहां समझिएगा, इस 4 चेन के हिसाब से 3 तरह का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। कौन कौन सा भाई, तो 2 है एडल्ट का, एडल्ट HB, एडल्ट 2 HbA2, ठीक है। मतलब एडल्ट में 2 टाइप का पाया जाता है हीमोग्लोबिन। मतलब अगर मान लीजिए कि हम लोग 10 आदमी हैं, जितने, अगर मान लो इसमें कितने आदमी हैं, हम लोग 14 आदमी हैं पार्टिसिपेंट्स में, तो 14 में हो सकता है कि क्योंकि सारे एडल्ट के कैटेगरी में आ गए हम लोग, ठीक है, तो एडल्ट के कैटेगरी में आ गए तो लगभग हम कह सकते हैं कि जितने लोग हैं उनमें 2 ही तरह का हीमोग्लोबिन होगा, एडल्ट A एंड एडल्ट A2। मैक्सिमम में ये वाला होता है। मतलब मैक्सिमम में हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट तो सेम होता है, लेकिन ग्लोबिन में 2 अल्फा होते हैं एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एडल्ट A2 में, तो 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा होते हैं।
यही दोनों टाइप होते हैं। मतलब अगर हम लोग 14 लोग हैं तो मान के चलो कि 13 लोग ऐसे होंगे जिसमें ज्यादा, हम नंबर बता रहे हैं, 13 लोग होंगे जिसमें HbA टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें HbA2 टाइप का, मतलब HbA वाला 2 अल्फा 2 बीटा, HbA2 2 अल्फा 2 डेल्टा, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाएंगे। यहीं पे हीमोग्लोबिन F, HbF हम बोलते हैं इसको, फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा पाया जाता है। जाहिर सी बात है फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैपेसिटी जो बाइंडिंग की होती है ना, एडल्ट से ज्यादा होती है। क्यों होती है ऐसा, कोई बताएगा ऐसा, या क्या कारण है कि होना चाहिए कि एडल्ट में जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की, वो फीटस की तुलना में कम होती है, या हम कह सकते हैं फीटस में ज्यादा होता है? क्यों क्यों ऐसा होता है? सर अगर हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो हाँ। हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा हम्म, तो मतलब कि वो ज्यादा कैप्चर करेगा ऑक्सीजन को, हाँ, तो ऑक्सीजन मदर को भी पहुंचेगा, फीटस को भी पहुंचेगा। हाँ। ये मतलब नहीं नहीं, देखो मदर के केस में, मदर में HbA या HbA2 ही टाइप सर का रहेगा। हाँ बोलिए वैसे। सर जब हम लोग जब कोई प्रेग्नेंट मतलब लेटे रहते हैं तो फिर उसमें जब जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है ना उस समय बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय उनको ना वो जो यंग बेबी होते हैं उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट चाहिए, और फिर वो नॉर्मल एयर से वो नहीं ले सकते, वो मतलब मदर के थ्रू ले सकते हैं, तो उसमें मदर को भी वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, जिसके कारण कि वो अच्छे से वो यंग बेबी के मतलब ग्रोथ के रिक्वायर लिए। हो सके। हाँ, सिंपली है कि जो फीटल है या फीटस है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, मतलब ऑर्गन बने जा रहे हैं, और इस समय जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम होता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही पूरा होगा, एंड एरोबिक के लिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो फीटल हीमोग्लोबिन की, यहाँ लिखा हुआ भी है, जो फीटल हीमोग्लोबिन का होता है वो क्या होता है, एडल्ट से ज्यादा होता है। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? सर हम जो रीजन दिए वो सही था या? हाँ बिल्कुल सही था। यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो HbA होगा वो तो मदर में होगा, और हाँ HbF जो होगा वो फीटस में होगा, हाँ। तो प्लासेंटा में कहीं डिफ्यूजन होता है क्या? किसका? प्लेसेंटा में? हाँ ऑक्सीजन का। RBC का ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। मतलब जो अच्छा चेंज होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, तो ऑक्सीजन का तो डिफ्यूजन होगा ही ना। अच्छा। देखिए इसके बाद से कुछ फैक्चुअल चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहला है साइज के बारे में पढ़ना है। हाँ बोलिए। सर ये जो हेमोग्लोबिन ए है और हेमोग्लोबिन A2 है, तो फिर कुछ कुछ इंसान में सर ये नॉर्मल इंसान में दोनों हो सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कि टाइप्स होते हैं ये हेमोग्लोबिन के। हाँ कुछ इफेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो HbA टाइप का, मतलब सिर्फ चेन का अंतर है, तो टाइप बदल गया, ठीक है। बस मतलब किसे कैसे काम वही बाइंड करेगा। किया गया है। हाँ हाँ यस हाँ, कौन कौन से चेन है। अब देखिए साइज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको देखना है ह्यूमन का जो साइज होता है 7.5 माइक्रोन होता है, रैबिट का जो होता है वो 6.9 माइक्रोन होता है, एंड फ्रॉग का जो है वो 35 माइक्रोन होता है। ये तीन एनिमल ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ह्यूमन और रैबिट का ना हम एनाटॉमी कंपेयर करते रहते हैं कि हमारा लंग का कैसा फंक्शन है, रैबिट का कैसा है, हमेशा कंपेयर करते हैं। एंड फ्रॉग का भी बहुत सारा चीज़ हम स्टडी करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ फ्रॉग में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, जिसको हम देखते हैं कि ह्यूमन में वो पाया जाता है। तो तीन एनिमल का हमेशा आपको कंपेरिजन मिलेगा, याद भी रखना है। अगर लार्जेस्ट हम RBC की बात करें तो वो एम्फ्यूमा का होता है, यानी कि क्लास एम्फीबिया में 75 टू 80 माइक्रोन। एंड वहीं पे स्मॉलेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो मस्क डियर में पाया जाता है, जो कि 2.5 माइक्रोन का होता है मैमल के केस में। मस्क डियर जानते हैं आप?
मस्क डियर जानते हैं? सुना है, देखा वो नहीं जान। वही तो सर, जानते हैं, इसका नाम सुने, बट थोड़ा सा पता है कि वो माउंटेन एरिया में रहता है, उसके अलावा नहीं पता। देखिए दिखा ये सर ये वाला, मतलब ब्राउन कलर का, जैसे नॉर्मल डियर कैसा होता है आप देखोगे कि पीला जैसा होता है ना, ये ऐसा होता है। और मस्क डियर के ही केस में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हमको आरबीसी देखने को मिलता है। किसके केस में? मैमल के केस में। अगर लार्जेस्ट आरबीसी मैमल्स में हम देखेंगे तो वो किस में पाया जाएगा? एलिफेंट के केस में, जो कि 9 से 11 माइक्रोन का होता है। अब देखो एक हमको नया चीज नजर आता है, आरबीसी के शेप में चेंज होता है। तो आरबीसी एक तरह का क्या है? सेल है ना। अब इसमें सेल का शेप अगर कांस्टेंट रहता तो इसको आइसो कह सकते थे। आइसो वर्ड जानते हैं ना, सेम को कहते हैं या इक्वल को कहते हैं। तो आइसोसाइटोसिस कहने का मतलब है कि इसके शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पे एन लगा देते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? शेप में चेंज, मतलब चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, सॉरी शेप कर रहे हैं, चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या हो गया कि आरबीसी का साइज बदल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल तो होगा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में साइज बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो जरूर कोई ना कोई बीमारी होगा या कोई ना कोई कॉज होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा? आरबीसी का साइज में अंतर आ जाता है। अब देखो वो कॉज कौन कौन सा होगा, इतना समझ में आ गया? एन आइसोसाइटोसिस, देखिए सर एक बार और बताइए ना, वो थोड़ा वॉइस लैग कर रहा था। अच्छा देखिए, एन आइसोसाइटोसिस हम लोग क्या है, किसको रहे? अगर आरबीसी के साइज, जो कि साइज अभी हम लोगों ने देखा कि फिक्स है भाई ह्यूमन में, अगर हम ह्यूमन का ही कंसीडर करके चलते हैं तो ह्यूमन का कंसीडर करके चल रहे हैं तो 7.5 माइक्रोन ही लेके चल रहे हैं। अब मान लो 7.5 माइक्रोन से दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये मान लो 8 हो गया, ठीक है, या तो ये मान लो 7 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया साइज में, इस कंडीशन में इंक्रीज हो गया। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो साइज बढ़ेगा या तो साइज घटेगा। अगर साइज बढ़ता है तो आरबीसी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, एंड इनको मैक्रोसाइट्स कहते हैं हम लोग। इतना समझ में आया? अगर साइज घटता है तो उसको माइक्रोसाइट्स कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? आरबीसी एक विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 हम लोग देखेंगे, आरबीसी का भी देखेंगे कैसे मैन्युफैक्चर होता है, तो वहां पे विटामिन B12 बहुत एसेंशियल होता है एक बड़े आरबीसी से छोटे आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए। बड़ा वाला नॉन न्यूक्लिएटेड साइज में बड़ा होता है, एंड वहीं पे क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए होता है ताकि वो रिड्यूस हो जाए, साइज में छोटा हो जाए। यहाँ पे देखो, मतलब कि मैक्रोसाइट्स पहले फॉर्म करते हैं, बाद में जाके क्या होता है? साइज छोटा बनता है। अगर विटामिन B12 जो कि इस प्रोसेस के लिए ही चाहिए होता है कि एक बड़ा आरबीसी जो कि एक इमेच्योर आरबीसी होता है वो कन्वर्ट होता है एक मैच्योर आरबीसी में, एक स्मॉल आरबीसी में, तो ये आरबीसी जो बड़े होते हैं वो एक्चुअली क्या है? इमेच्योर आरबीसी है। इमेच्योर आरबीसी में क्या होगा कि वो उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, तो वो कहाँ हो जाएंगे? स्प्लीन में जाके मर जाएंगे। एंड ये आरबीसी साइज में बड़ा है, लेकिन हीमोग्लोबिन का अमाउंट इसमें क्या होगा? नॉर्मल होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन मान लो कि हम बोल रहे हैं कि इसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन था, ठीक है, तो इसका साइज बढ़ेगा तब भी इसमें हीमोग्लोबिन ऐड नहीं हुआ तो 1 ग्राम ही रह गया। तो इसमें क्या हो गया कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो हम लोग यहाँ पे एन आइसोसाइटोसिस देख रहे हैं। एन आइसोसाइटोसिस क्या है भाई? आरबीसी के साइज में अंतर, इसको एन आइसोसाइटोसिस कहते हैं। ये दो चीजों से हो सकता है, एक जब है विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है तो आरबीसी जो कि इमेच्योर आरबीसी बड़े ही होते हैं, जो मैच्योरेशन के दौरान छोटे होते हैं, तो ये बड़े के ही रूप में रह जाते हैं जिनको हम लोग मैक्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। एंड इन मैक्रोसाइट्स में हम कह सकते हैं कोई फंक्शन तो रह नहीं जाता है, तो स्प्लीन में जाके ये मर जाते हैं, लेकिन इनमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। क्या ये बात समझ में आई?
नेक्स्ट देखिए, अब समझो आरबीसी जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इसमें अब आयरन कम हो गया, आयरन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम बनेगा, एंड वो आयरन कम होने की वजह से साइज छोटा ही रह जाता है। तो आरबीसी बन जाता है क्या, माइक्रोसाइट्स, एंड माइक्रोसाइट्स भी दोनों क्या होते हैं, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनमें आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट लेस होता है। तो याद रखिएगा कि एन आइसोसाइटोसिस के केस में, मतलब जब आरबीसी अपना साइज में चेंज कर लेता है, छोटा या बड़ा हो जाता है, तो दोनों आरबीसी फंक्शनल रह ही नहीं जाता है, दोनों का दोनों स्प्लीन में जाके तबाह हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन आरबीसी जब बड़ा रह गया, जो कि कब रहता है, विटामिन B12 के डेफिशिएंसी में, एंड आरबीसी बिकम्स मैक्रोसाइट, एंड मैक्रोसाइट के केस में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन वहीं पे हम बात करेंगे कि आरबीसी छोटा हो गया, यानी कि इट फॉर्म्स माइक्रोसाइट्स, तो माइक्रोसाइट्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एंड माइक्रोसाइट्स कब बनता है, आरबीसी के आयरन के डेफिशिएंसी के कारण। इतना समझ में आया? अब ये तो हम लोगों ने देखा साइज ऑफ आरबीसी पे। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है शेप ऑफ आरबीसी में। देखो, अगर शेप की हम बात करें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि शेप कैसा होता है भाई, ये तो शेप में बाई कनकेव होता है, ठीक है, बाई कनकेव की हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा साइज में चेंज को एन आइसोसाइटोसिस कहते हैं, शेप में चेंज को पॉइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। टर्म याद रखिएगा, साइज में चेंज को एन आइसोसाइटोसिस कहते हैं, शेप में चेंज को पॉइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। एक याद करिएगा, क्लास में मैंने पढ़ाया था यूरेमिया, पढ़ाए थे, यस सर। याद करना, यूरेमिया एनीमिया। बताए थे। हाँ, यूरेमिया इज एनीमिया ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनीमिया, जिसमें क्या होता है, यूरिया का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ब्लड में। अब दिख रहा है कल्याणी? सर हाँ ठीक, एक बार फिर से बताइए ना ऊपर वाला। ठीक, देखिए अभी हम लोगों ने देखा साइज ऑफ आरबीसी में चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज एन आइसोसाइटोसिस। अब एन आइसोसाइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो एन आइसोसाइटोसिस में हम लोगों ने देखा कि दो केस हो सकता है। अगर विटामिन B12 डेफिशिएंट होता है तो आरबीसी बड़ा ही रह जाता है, यानी कि आरबीसी रिमेन एज मैक्रोसाइट्स, एंड ये भी इमेच्योर है, तो स्प्लीन फंक्शनल नहीं रहेगा भाई, स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस आरबीसी में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम आयरन डेफिशिएंसी की बात करें तो आरबीसी साइज में छोटा हो जाता है, एंड साइज में छोटा होने के कारण ये भी आरबीसी कोई फंक्शनल नहीं रह गया, ये भी जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ये भी जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एंड इनमें साइज छोटा होने के कारण आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो कम हो जाता है। ये कब होता है, आयरन की डिफिशिएंसी। तो याद रखिएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंट है, साइज बड़ा रह गया, एंड इसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। आयरन डेफिशिएंट हुआ, साइज छोटा हो गया, माइक्रोसाइट बन गया, इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट गया। इतना समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप की हम बात करें तो शेप तो बाई कनकेव होता है, एंड आरबीसी के शेप में अगर चेंज होता है तो इसको पॉइकिलोसाइटोसिस के नाम से हम जानते हैं। एंड हमने एक कंडीशन पढ़ा था यूरेमिया, यूरेमिया बताए थे, यूरिया का अमाउंट अगर 40, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 13 से लेके 30 तक होता है, ठीक है, 30 ग्राम पर 100 ml ब्लड। हाँ बोलिए। नहीं सर, वो बोल रहे थे 40%। हाँ, 40 ग्राम से ऊपर हो जाता है तो क्या हो जाता है, यूरेमिया कंडीशन होता है। बताए थे, लिखवाए भी थे, यूरेमिया कंडीशन में आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी आरबीसी के साथ क्या हुआ, पॉइकिलोसाइटोसिस, मतलब चेंज इन शेप, बर शेप का आरबीसी। हाँ, बर सेल बन जाता है, एकदम सही। तो 40 mg होता है ना? क्या चीज, 40 mg होता है, हाँ, ग्राम नहीं mg है।
नेक्स्ट देखिए, सिकल सेल एनीमिया में अभी हम लोगों ने देखा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल का हो जाता है, सिकल हम लोग कहते हैं जिससे हम लोग काटते हैं, ऐसा कुछ शेप का, ठीक है, चांद जैसा शेप हो जाता है ऐसा, तो ऐसा शेप का हो जाता है, क्रिसेंटिक बोलते हैं इस शेप को। एंड इफ आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे, अब देखो हाइपरटोनिक मतलब आरबीसी को हम कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, तो हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो आरबीसी से पानी बाहर आ जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना। एंड श्रिंक को हम लोग क्रीनेशन बोलते हैं, घट जाना, साइज एकदम पतला हो गया, छोटा हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी के अंदर पानी भरने लगेगा, एंड क्योंकि आरबीसी एक एनिमल सेल है, एंड एनिमल सेल के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल नहीं होता है, तो पानी भरते ही जाएगा एंड वो फट जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर वो प्लांट सेल होता है तो पानी भरने के बाद एक वो पूरा फूल के रुक जाता है, उसका सेल जो है वो बर्स्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा, आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो स्वेल करने के बाद वो क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है। यहाँ पे एग्जाम में आपके नीट में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि 80 से 100 mg% ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक, ठीक है। उसी तरह अगर हम NaCl कंसंट्रेशन की बात करें, नमक की बात करें, तो कितना परसेंट नमक का कंसंट्रेशन आरबीसी के लिए आइसोटोनिक होगा, मतलब ना तो पानी अंदर आएगा ना तो पानी बाहर जाएगा, तो वो 0.9% के आसपास होता है। इतना ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब 80 से 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज इज आल्सो आइसोटोनिक अलोंग विद 0.9% ऑफ NaCl। नेक्स्ट देखो, तो हम लोगों ने देखा भाई, हम लोगों ने क्या क्या चीजें अभी तक देखनी है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा ब्लड कॉर्पसल में आरबीसी क्या क्या चीजें कहते हैं उसको, डोनेंस मेम्ब्रेन क्या है, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन यानी कि स्ट्रोमेटिन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने हीमोग्लोबिन को देखा, हीम एंड ग्लोबिन पार्ट को देखा। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन देखा, साइज ऑफ आरबीसी देखा, शेप ऑफ आरबीसी देखा। अब हमें पढ़ना है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सर हाइपोटोनिक में बर्स्ट क्यों कर जाता है? हाइपोटोनिक में बर्स्ट इसलिए करता है, मान लो कि अगर हम लोग इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिए जिसमें पानी ज़्यादा है, सॉल्ट उसमें बहुत कम है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो पानी अंदर मूव करने लगेगा, तो अगर इसके ऊपर से सेल वॉल रहता तो ये तो बच जाता, लेकिन क्योंकि ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं रहता है, तो एनिमल सेल बर्स्ट कर जाता है, यही कारण है, ठीक है। अब देखिए लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन की हम बात करें तो एडल्ट में 120 डेज का होता है, वहीं पे अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो 100 डेज का होता है। फिर देखो रैबिट एंड फ्रॉग याद रखना है, रैबिट में 100 डेज सॉरी, रैबिट में 80 डेज का होता है एंड फ्रॉग में 100 डेज का होता है। मैमल्स में एवरेज लाइफ स्पैन 120 टू 127, मतलब प्लस माइनस 1 वीक का डिफरेंस होता है, 120 टू 127, मतलब लगभग 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है एक आरबीसी सेल का, ठीक है, एक आरबीसी का। अगर हम आरबीसी के काउंट की बात करें तो आरबीसी, हाँ बोलिए सर, एडल्ट और न्यू बॉर्न में डिफरेंट क्यों होता है लाइफ स्पैन? डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में क्या है, आरबीसी बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, जिस भी मशीन पे, सिंपल समझना, तुम मशीन को यूज कर रही हो, कोई भी मशीन को अगर ज्यादा यूज करने लगेंगे तो उसका लाइफ स्पैन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी वजह से। यहाँ देखो नंबर अगर हम लोग काउंट करें तो पर क्यूबिक mm, मतलब mm क्यूब को सिंपल हम लोग बोल सकते हैं 1 ml भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब को 1 ml भी बोल सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर क्यूब जो है 1 ml ऑफ ब्लड में आरबीसी का जो काउंट होता है, ह्यूमन मेल की बात करें तो 5.5 मिलियन होता है, यानी कि 55 लाख होता है, एंड फीमेल की बात करें तो 4.5 मिलियन होता है। न्यू बॉर्न बेबी में ज्यादा होता है आरबीसी, अभी हम लोगों ने देखा आरबीसी न्यू बॉर्न बेबी में लाइफ स्पैन छोटा होता है लेकिन नंबर काफी ज्यादा होता है, इसीलिए नया बच्चा को देखना कि आरबीसी ज्यादा होने के कारण लाल दिखेगा तुमको देखने में, कोई भी बच्चा किसी शेड का हो वो अपने शेड से रेडिश कलर का दिखता है ज्यादातर, है ना। एंड रैबिट में 7 मिलियन होता है एंड फ्रॉग में 0.4 मिलियन होता है, मतलब मात्र 4 लाख होता है, इसमें 70 लाख होता है।
एंड ये जो डिफरेंस है ±1 मिलियन, हो सकता है कि किसी में आप में देख लोगे, हो सकता है आप फीमेल हो या मेल हो तो आप में 5.5 मिलियन है, हो सकता है किसी मेल में 4.5 मिलियन भी हो सकता है, किसी फीमेल में 5.5 मिलियन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड नॉर्मली जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ी लोग हम लोग कहते हैं जो पहाड़ पे रहते हैं, हिल स्टेशन पे रहते हैं, आप देखोगे वो लाल दिखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसमें आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का नंबर इससे ज्यादा का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, एंड कम एटमॉस्फेरिक वॉइस प्रेशर लैग में कर रहा है। ऑक्सीजन। हाँ, बोल रहे हैं कि आरबीसी का जो काउंट होता है, अब सही आ रहा है? यस सर। हाँ, देखिए आरबीसी का जो काउंट होता है, जो पहाड़ी लोग देखोगे तो पहाड़ शिमला में रह रहा है, हिमाचल में रह रहा है, आप उत्तराखंड में रह रहा है, जम्मू में रह रहा है, काफी लाल दिखेगा, सब एकदम गोरा रहेगा, लाल दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? तो नंबर ऑफ आरबीसी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता है, एंड उससे ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन के साथ घटती है, एंड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी घटती है, लेकिन चाहिए तो उतना ही ऑक्सीजन। तो बॉडी काम कैसे करता है? अब आरबीसी जितना है वो कम ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो कम ऑक्सीजन जब ले जा रहा है तो आरबीसी का नंबर को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब आरबीसी नंबर में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड यहां पे देखो इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, आरबीसी का नंबर जब इंक्रीज होता है तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ आरबीसी कल्याण नहीं बर्स्ट क्यों करता है? हो गया। हो गया ना? देखिए नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि आरबीसी के नंबर में इंक्रीज को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, एंड ये अभी बताए कहाँ होता है? हिल स्टेशन पे। तो पॉलीसाइथेमिया कहने का मतलब है हिल स्टेशन। जैसे तुम चले जाओ, अभी गर्मी का सीजन है, 2 महीना जाके शिमला में या दार्जिलिंग में बिता के आओ, तो तुम आके अपना आरबीसी काउंट कराओगे ना तो जरूर उसमें 1-2 लाख या 5 लाख 10 लाख आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है तुम जाओगे वहां पे आरबीसी तुमने जितना प्रेजेंट है वो कम ऑक्सीजन को कैरी करने लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि हिल स्टेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम है, जिसके कारण जो बाइंडिंग कैपेसिटी होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का वो घट जाता है। लेकिन वहीं पे हम बात करेंगे कि बॉडी कैसे उसको एक्लिमेटाइज करेगा। बॉडी को तो नॉर्मल रखना है, तो वो क्या करता है? आरबीसी के नंबर को बढ़ा देता है। तो इंक्रीज इन आरबीसी नंबर इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। क्या ये बात समझ सर में ये आया? हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग का आरबीसी का नंबर करें, क्योंकि नंबर कम जब नॉर्मल रहेगा तब ना उसका बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मल रहेगा, और फिर जब नंबर बढ़ जाता है तो उसका बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो रहा है ना, तो ये तो डिफिशियंसी ना। नहीं नहीं, देखो अगर मान लो कि तुम टाइम एंड वर्क पढ़ी है, यस सर। उसमें क्या बोलते हैं? मान लो 10 आदमी है, एक खेत है, उसको 2 दिन में जोत रहा है ना? अब समझो यहाँ पे कि अगर 10 आदमी है, अब उसकी एफिशिएंसी गिर गई, तो सेम खेत को 2 दिन में जोतने के लिए हमको कितना चाहिए? हो सकता है कि 14 आदमी चाहिए होगा। इतना यस समझे? सर। वही हाँ चीज हाँ। आरबीसी के साथ है। मान लो आरबीसी हमारे बॉडी में है कि 5.5 मिलियन है। अब 5.5 मिलियन जो जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था वो प्लेन सरफेस पे तो पूरा कर दे रहा था, लेकिन हम चले गए घूमने भाई, और घूमे बहुत बहुत दिन तक घूम रहे हैं, ठीक है, 1-2 महीना हिल स्टेशन में बिता रहे हैं, तो वहां क्या है? आरबी जितना ऑक्सीजन कैरी कर पाता था, जितना रिक्वायरमेंट था, अब कम करा, तो बॉडी कैसे काम करेगा? बॉडी देखेगा कि नहीं, एक आरबीसी में जो कैपेसिटी है बाइंडिंग की वो डिक्रीज हो गई है, तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगे? हम आरबीसी का नंबर बढ़ा देंगे। तो बॉडी ऐसे ही करता है। अब समझ में आया? और फिर से हाँ नॉर्मल प्लेस पे आ जाएंगे तो फिर नॉर्मल। हाँ फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, घूम के आ जाएंगे, तुम कुछ दिन बिता लो, फिर नॉर्मल हो जाओगे। यस। ठीक है, अब देखो। सर हाँ बोलिए। सर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग में प्रेशर का क्या लेना देना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही तो लेना देना है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़े घटेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा। आवाज धीरे आ रहा है आपका। हेलो, अब आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। हाँ देखिए, टोटल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक 1 atm हम बोल रहे हैं। याद करिए, मैंने बताया भी था कि 1 atm इज टोटल प्रेशर, एंड इन दिस टोटल प्रेशर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट।
तो अगर टोटल प्रेशर घटेगा तो ऑक्सीजन का भी तो पार्शियल प्रेशर घटेगा। इतना समझ में आया? हाँ। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाबू घटेगा, तो पार्शियल प्रेशर घटेगा तो डिफ्यूजन भी तो घटेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर। डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना, जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा, जितना कम डिफरेंस होगा उतना कम डिफ्यूज करेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ, मतलब उसकी कैपेसिटी जो है डिफ्यूजन की या बाइंडिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है। अब समझ में आया? अब देखिए, ये तो इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज की बात कर रहे हैं। यहीं पे हम डिक्रीज की अगर बात करते हैं आरबीसी काउंट की, तो डिक्रीज जो होता है इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। इतना क्लियर है? बताए थे आरबीसी के घटने को एनीमिया कहते हैं हम लोग। अब देखिए, एनीमिया तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला याद करो, विटामिन B12 डेफिशिएंट होता है तो कैसे सेल बनते हैं? बड़े बड़े सेल रह जाते हैं, मैक्रोसाइट में क्या होता है कि आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय कर जाता है स्प्लीन में, लेकिन इनमें क्या है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल होता है। कुछ याद आया? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। यस सर। यहाँ पे देखिए कि हीमोग्लोबिन जो है वो जाके नॉर्मल है, लेकिन आरबीसी तो डिस्ट्रॉय हो गया ना स्प्लीन में, तो आरबीसी का नंबर घटा, मतलब एनीमिया हो गया। लेकिन ये एनीमिया कैसे हुआ है? मैक्रोसाइटिक हुआ है। मैक्रोसाइट के बनने के कारण, कितना समझ में आया? आपका वॉइस लैग कर रहा है बहुत ज्यादा सर, आपका वॉइस बहुत ज्यादा। अब आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर, अभी आ रहा है। देखिए, हम बोल रहे हैं कि आरबीसी के नंबर में डिक्रीज को एनीमिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब एनीमिया तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि मैक्रोसाइट का बनना। मैक्रोसाइट कब बनता है? जब विटामिन B12 डेफिशिएंट होता है, तो मैक्रोसाइट छोटा नहीं हो पाता है, वो उसी साइज में रह जाता है। तो मैक्रोसाइट का बनना, ये आरबीसी, ये मैक्रोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय कर गए? स्प्लीन में। तो नॉर्मली मैक्रोसाइट जब जब बनेगा तो आरबीसी का नंबर कम हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वो जाके सारा का सारा मैक्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है स्प्लीन में। लेकिन इन मैक्रोसाइट में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो एनीमिया तो हुआ क्योंकि मैक्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो गए। और कैसे एनीमिया हुआ है? मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक कहने का मतलब मैक्रोसाइट्स के बनने के कारण, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। पिगमेंट के लिए वर्ड क्रोमिक यूज करते हैं। क्रोमा मतलब कलर होता है, एंड नॉर्मो मतलब नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे ये कैसा एनीमिया हुआ? यहाँ देखिएगा, ये मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हुआ। क्या ये समझ में आया कि बाउंस कर रहा है? समझ में आया? मतलब एनीमिया होने का तीन कारण है। सबसे पहला क्या है? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, क्योंकि मैक्रोसाइट में हीमोग्लोबिन यानी कि पिगमेंट का कंसंट्रेशन या अमाउंट नॉर्मल ही होता है, इसीलिए मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा हम बात कर रहे हैं माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइट मतलब जब आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी होती है तो माइक्रोसाइट्स बनते हैं, एंड माइक्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जाता है। एंड माइक्रोसाइटिक भी क्या होगा? माइक्रोसाइट कहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा? स्प्लीन में। मतलब एनीमिया तो हुआ जब जब माइक्रोसाइट बना, तब भी एनीमिया हुआ, लेकिन इसमें माइक्रोसाइट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन घट जाता है, तो इसको हम लोग हाइपोक्रोमिक कह सकते हैं क्या? इतना समझ में आया? यस सर। मतलब सेकंड जो टाइप है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मतलब माइक्रोसाइट जब भी बनेगा तो वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय कर जाएगा, उसका नंबर हो जाएगा कम। मतलब एनीमिया तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है एक सेल के अंदर, इसीलिए उसको हम लोग माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा कारण क्या है कि शेप में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब साइज में कोई चेंजेस नहीं हुआ, नॉर्मोसाइटिक रह गया। एंड जब साइज में चेंज नहीं हुआ तो नॉर्मोक्रोमिक रह गया और एनीमिया हो गया। कैसे होगा? जब ब्लड लॉस कर जाएगा। तो एनीमिया
यानी कि आरबीसी का नंबर कम होने का 3 कारण है। कौन कौन सा भाई? 2 चीज हम लोगों ने देखे। नंबर के इंक्रीज को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, जो हिल स्टेशन पे जाने के कारण होता है। नंबर के डिक्रीज को एनीमिया कहते हैं, जो 3 तरीके का हो सकता है। अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है तो मैक्रोसाइटिक, जिसमें कि पिगमेंट नॉर्मल होता है तो उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलते हैं, एंड इसमें मैक्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको एनीमिया कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? आयरन के डेफिशिएंसी से माइक्रोसाइट्स बनता है, एंड माइक्रोसाइट्स के कारण क्या होता है? हाइपोक्रोमिक एनीमिया हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का नंबर जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन तीसरा कारण है, इसमें ना तो साइज में चेंज होता है ना तो पिगमेंट के अमाउंट में चेंज होता है, तो इसको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, जो कि एक्सेस ब्लड लॉस के कारण होता है। क्या इतना समझ में आया? ये 3 तरीके का एनीमिया समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। देखिए नेक्स्ट है, हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के बारे में। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो याद करिए, मैंने बताया भी था कि आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, एंड जिस ऑर्गन में आरबीसी बनता है उसको एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहते हैं। एंड हार्मोन जो कि इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं, जो कि हमारे किडनी में बनता है। सबसे पहला आरबीसी का प्रोडक्शन योक सैक में होता है। जैसे अगर हम अपने अंडे ह्यूमन oocyte की बात करें तो उसमें अमाउंट ऑफ योक बहुत कम होता है, लेकिन बर्ड के केस में देखते हो ना, योक बहुत ज्यादा होता है ना, पीला वाला ज्यादा होता है। लेकिन सब जो हमारे केस में क्या होता है, योक काफी कम होता है। तो पहला आरबीसी कहाँ बनता है? योक सैक के अंदर ही बनता है। फर्स्ट आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द योक सैक। ठीक है, योक सैक। लेकिन हमारे आरबीसी जब हम एम्ब्रायनिक लाइफ में रहते हैं, मतलब हम जब एम्ब्रायनल स्टेज में रहते हैं, तो जो भी आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? मेनली लिवर में होता है, और ऑर्गन जो है स्प्लीन, प्लेसेंटा भी फॉर्म करता है, एंड थाइमस ग्लैंड में भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेनली आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। बट जब हम पैदा हो जाते हैं तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या लॉन्ग बोन्स का? याद करो, बताए थे एपिफाइसिस इसको, एंड एपिफाइसिस में कैविटीज होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेबिकुली। याद करना, बोन पढ़ाए थे तो बताए थे ट्रेबिकुली। एंड ट्रेबिकुली में क्या भरा होता है? रेड बोन मैरो, एंड रेड बोन मैरो में ही सिंथेसिस होता है किस चीज का? आरबीसी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेड बोन मैरो से हम बात करें तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है, माइलोजीनस या माइलॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जो एक तरह का स्टेम सेल यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाता है, जिसको हम लोग माइलोब्लास्ट कहते हैं। माइलोब्लास्ट मॉडिफाई करके प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें होता है माइटोसिस। अब देखो यहां तक समझ में आया? मतलब याद रखना है हमको। देखो सर, फॉर्मेशन में जो 3 पॉइंट्स के बाद जो बताया ना, आरबीसी योक सैक, यहाँ से एक बार और बताइए ना। अच्छा देखो, फर्स्ट मतलब पहला जो आरबीसी है वो जब oocyte स्टेज में रहता है ना, मतलब जब जाइगोट जस्ट बनता है, तो पहला जो आरबीसी है वो योक सैक ही बनाता है। योक सैक कह रहे हैं अंडा का पीला वाला। हमारे केस में ये पीला वाला पार्ट बहुत कम होता है, समझो। बर्ड्स के केस में बड़ा होता है। तो हम लोग टाइप ऑफ एग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्लास 12 में। यहाँ पे बस हमको जानना है कि पहला जो आरबीसी होता है वो योक सैक ही बनाता है। लेकिन अगर हम एम्ब्रायनल स्टेज की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रायनल स्टेज में मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन लिवर करता है। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारे लॉन्ग बोन्स में क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, एंड लॉन्ग बोन्स पे कहाँ होगा? एपिफाइसिस पे जो कैविटीज होती है जिनको हम ट्रेबिकुली कहते हैं, उनमें आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो भरा होता है, जो आरबीसी का सिंथेसिस कर रहा होता है। अब देखो रेड बोन मैरो में सबसे पहला स्टेप है माइलॉइड टिश्यू में डिफरेंशिएशन होगा, एंड वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा जिसको माइलोब्लास्ट कहते हैं। माइलोब्लास्ट मॉडिफाई होकर प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें होता है माइटोसिस, एंड माइटोसिस के बाद एरिथ्रोब्लास्ट सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये एरिथ्रोब्लास्ट सेल की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक, हाँ सर पॉइंट बताइए। एक मिनट देखिए, सबसे पहले रेड बोन मैरो
एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां से। देखो सबसे पहले क्या हुआ, रेड बोन मैरो में एक हम कह सकते कुछ सेल स्पेसिफाइड करते हैं एंड वो बनाते हैं माइलॉइड टिश्यू। माइलॉइड टिश्यू एक मास में कन्वर्ट हो जाता है, मास ऑफ सेल में, एंड इस मास ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं माइलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इस मास ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं माइलोब्लास्ट सेल्स, जो कि मॉडिफाई करके एक एरिथ्रोब्लास्ट सेल का प्री स्टेज पहले बनाते हैं। ये सारे के सारे डिप्लॉयड सेल्स है, 2n है, जिनमें माइटोसिस होता है एंड ये बनाता है एरिथ्रोब्लास्ट। अगर एरिथ्रोब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे अभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल जो भी है वो भी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन आरबीसी का साइज जो है यहाँ पे वो डबल है नॉर्मल आरबीसी की तुलना में। तो ये पहला सेल का टाइप याद रखो यहीं पे कि पहला बना एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद से दूसरा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट, जो यहाँ पे एक इमेच्योर आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट हो गया, सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन अभी डिपॉजिट कर जाता है, लेकिन अभी भी साइज डबल है। देखो यही वाला जो साइज रह गया ये क्या है, मैच्योरेशन के लिए उसको विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। अभी देखो हम लोग पढ़े थे मैक्रोसाइटिक के केस में, मैक्रोसाइटिक के केस में यही वाला सेल रह जाता है। कब? जब विटामिन B12 डेफिशिएंट हो जाता है तो क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट जो है वो एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है एंड जो सेल है वो मैक्रोसाइट रह जाता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल प्रेजेंट है, लेकिन साइज उसका क्या है, डबल है। इतना समझ में आया? तो स्टेजेस क्या क्या है, देखो स्टेजेस से फिर से याद कर लेना फ्लो चार्ट के रूप में। स्टेजेस हमको याद रखना है, सबसे पहला क्या है, रेड बोन मैरो, माइलॉइड टिश्यू, माइलॉइड टिश्यू से माइलोब्लास्ट सेल, प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट को याद रखना कि इसमें हीमोग्लोबिन को छोड़ के न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, अभी सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है एंड साइज डबल है। रेटिकुलोसाइट में सिर्फ साइज डबल होता है, बाकी चीज बाकी आरबीसी जैसा ही होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन डिपॉजिट रहता है। लेकिन इस रेटिकुलोसाइट को एरिथ्रोसाइट यानी कि मैच्योरेशन होने के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। इतना समझ में आया? बोलिएगा। सर फिर सर देखिए सिंपल याद रखना है, रेड बोन मैरो से माइलॉइड टिश्यू बना, माइलॉइड टिश्यू से यहां से याद रखना मेन। ठीक है, इतना याद नहीं भी रखोगे तो यहां से याद रखना, एंड वो यहां से याद है कौन से, यहां से एरिथ्रोब्लास्ट से। एरिथ्रोब्लास्ट क्या है भाई, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होता है, साइज इसका डबल होता है। रेटिकुलोसाइट जो कि इमेच्योर आरबीसी है, मतलब नॉर्मल आरबीसी की तुलना में सब चीज सेम होता है, खाली साइज डबल होता है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों एब्सेंट होता है। एंड मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। यहीं पे देखो अभी हम लोग पढ़े थे मैक्रोसाइट का बनना, मैक्रोसाइट कब बनता है, बोले थे जब विटामिन B12 डेफिशिएंट होता है तो रेटिकुलोसाइट ही रह गया, मतलब इमेच्योर आरबीसी ही रह गया, जिसमें क्या हुआ, और वो आरबीसी रेटिकुलोसाइट क्या हो जाएगा, जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसमें, स्प्लीन के अंदर। मतलब ये क्या हो गया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का टाइप हो जाता है। इतना समझ में आया? सर स्लाइड थोड़ा ऊपर करिए ना। एक मिनट, हाँ
ठीक है। सर थोड़ा और, सर 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय लिवर स्प्लीन, तो सर हाँ स्प्लीन में तो डाइजेस्ट होता है ना आरबीसी। हाँ, ये मतलब पैदा होने के बाद वो ग्रेवयार्ड बनता है। इनिशियली जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, रिजर्वायर भी होता है स्प्लीन। स्प्लीन ना ही सिर्फ ग्रेवयार्ड है, वो रिजर्वायर भी है आरबीसी का। ठीक है। ठीक है सर, ये डाउट था। सर प्लस थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं आरबीसी। थाइमस ग्लैंड भी आरबीसी का प्रोडक्शन करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन बाद में जाके जब सारे सेल्स बन जाते हैं, मतलब हम पैदा हो जाते हैं, तो थाइमस का एक ही काम होता है, डब्ल्यूबीसी का मैच्योरेशन करवाता है वहां पे। हर दिन देखिए, हर दिन लगभग 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं एंड उतने ही नए आरबीसी बनते भी है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है। एंड डिस्ट्रक्शन होता कहाँ? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन देखो यहाँ पे एक्सेस ब्लड कॉर्पसल को स्टोर करके भी रखता है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो आरबीसी हो, इसीलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। जब रेस्टिंग या स्लो ब्लड धीरे धीरे मूव करता है तो आरबीसी है जो वो क्लस्टर कर जाते हैं, मतलब गुच्छा बना लेते हैं एक तरीके से। ठीक है। एंड इस क्लस्टर को रोलॉक्स कहते हैं। रोलॉक्स कहते हैं क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण एक दूसरे से वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड सरफेस टेंशन कम हो जाता है। एंड माइन्यूट बिट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड आरबीसी इज नोन एज हीमोकोनिया। बीच बीच में ब्लड में हमको कहीं कहीं पे क्या होता है कि आरबीसी जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी है, टुकड़े के रूप में वो नजर आते हैं एंड उन टुकड़ों को हम लोग हीमोकोनिया कहते हैं। एंड घोस्ट ऑफ आरबीसी इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब डोनन मेम्ब्रेन जो है उसी को क्या कहते हैं, आरबीसी का घोस्ट कहते हैं, डोनन्स मेम्ब्रेन को। मतलब जो हीमोकोनिया है वो डोनन्स मेम्ब्रेन के भी रूप में हो सकता है कि खाली मेम्ब्रेन है, अंदर कुछ नहीं है, एंड उनको हम लोग क्या कहते हैं, घोस्ट कहते हैं आरबीसी का। तो यही आरबीसी का टोटल चीजें पढ़नी थी हमको, यही टोटल पढ़ना था। ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो हम लोग कल सर पढ़ेंगे। डोनल मेम्ब्रेन को ही घोस्ट ऑफ आरबीसी बोलते हैं। हाँ, डोनन्स मेम्ब्रेन को ही घोस्ट ऑफ आरबीसी। सर हाँ बोलिए। सर फर्स्ट जो आरबीसी फॉर्म होता है यॉल्क में, हाँ, वो कैसे होता है? क्या चीज कैसे होता है? योग का सिंथेसिस, जैसे शुरू में हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस में पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है, आरबीसी। जैसे आरबीसी बना तो अभी योग में ही बना है आरबीसी। अब आरबीसी डिवाइड, मतलब समझो कि अब मान लो बॉडी है, तो बॉडी पेट में ही है, तो आरबीसी उसको चाहिए होगा ना ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तो बॉडी का साइज भी तो बढ़ेगा। सबसे पहला डिफरेंशिएशन होता है तो आरबीसी बनता है योग के द्वारा। ठीक है। योग जो है ह्यूमन के केस में वो आरबीसी बनाता है। उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है। सर योग जैसे नॉर्मल ये प्रोसेस आप होता है, इरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलेट ऐसे ही हाँ फॉर्म हाँ, ऐसे ही फॉर्म होता है, ऐसे ही फॉर्म होता है योग में भी। सब सेम होते हैं। सब सेम होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का टाइप कैसा हो जाएगा, HbF, फीटल हीमोग्लोबिन, है ना। सर बर्ड्स में तो यॉल्क येलो होता है, तो हीमोग्लोबिन तो उसमें प्रेजेंट होता है ना, तो फिर वो रेड क्यों नहीं होता है? नहीं, वो जब ना अभी उसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होगा। बर्ड्स को तुम छोड़ दो, जब देखना उसका स्टेज, तुम वीडियो वगैरह देखना, जब पूरा बर्ड का फॉर्मेशन होता है तो धीरे धीरे रेड होता चला जाता है वो, क्योंकि आरबीसी बनने लगता है उसके अंदर। सर वो लैग कर रहा है। अब आ रहा है क्लियर? सर कभी कभी लैग हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, यहां तक हम लोगों का आरबीसी का हो गया, ये मैं भेज दे रहा हूँ इसको, नोट्स को आप लिख लेना इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। कल हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारा बेस्ड आपका एप्लीकेशन होगा आगे। ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी एंड उसके टाइप्स के बारे में, फिर पढ़ना है प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। इतना ही पढ़ना है, ब्लड खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, मसल्स वगैरह एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इतना ही हमको पढ़ना है आरबीसी के बारे में।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सर आउट ऑफ टॉपिक है, पूछे। हाँ बोलिए। सर जो सिंदूर मैरिड लोग यूज करता है, मैरिड हाँ, वुमेन्स, हाँ, उसमें मरकरी का ओर होता है सिनेबार, ठीक है, जो हाँ। कि किसी हार्मोन को रेगुलेट करता है वुमेन में। वो कौन सा हार्मोन को रेगुलेट करता है? ऐसे तो हम लोग के एस्ट्रोजन लेवल को, सर आवाज नहीं आ रहा। एस्ट्रोजन लेवल को। सर एस्ट्रोजन तो अनमैरिड में भी तो वो रेगुलेशन होता है ना, हाँ, तो वो फिर अनमैरिड लोग यूज क्यों नहीं करता है? ये मेरे को नहीं पता सिंदूर का केस का। ऐसे नॉर्मली जो हम कह सकते हैं जो बिहेवियर होता है वो एस्ट्रोजन लेवल के कारण ही बहुत सारा बिहेवियर फीमेल में देखने को मिलता है। तो उस केस को कह सकते हैं। ये सिंदूर वाला मेरे को देखना पड़ेगा क्या आप कह रही हैं, हमको तो पता भी नहीं था ये चीज़। सर देख के बताइएगा ना प्लीज। यूट्यूब पे देखी है। नहीं सर, नीलम सर बताएं। अच्छा ठीक, पता नहीं, शायद उनकी शादी हो गई है, उनको पता होगा। सर पूछ लीजिएगा। अच्छा, सच में सर क्या उनकी शादी हो गई है? ये सब टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट आता है नहीं? वैष्णवी का कुछ ज्यादा है। हाँ ओ चलिए, सर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ तक देख के हम बताएंगे कल्याणी, ठीक है। ठीक है चलिए सर। यहाँ तक हो गया, हम लोग का आरबीसी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ना है डब्ल्यूबीसी, जो हम लोग कल करेंगे। चलिए। सर हाँ बोलिए। सर एक कंप्लेंट है आपका। क्या बोलिए। सर आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं। कॉल रिसीव नहीं करते? कब किए थे कॉल? सर सैटरडे को किए थे। अच्छा सॉरी, नंबर आपका सेव नहीं होगा। बहुत सारा कॉल आते रहता है तो कभी रिसीव करते हैं, फिर कॉल बैक किसको करते हैं पता ही नहीं चलेगा ना, सबको कॉल बैक कैसे करेंगे। सर बहुत बार किए थे, आप रिसीव ही नहीं किए। सर वो ना एक्चुअली हमको बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स चाहिए था, क्योंकि हम पढ़े नहीं है। और सर जो मॉड्यूल एग्जाम का हाईएस्ट मार्क्स किसका है? अरे पहले रुको तुम। हम मार्क्स ग्रुप में भेज देंगे, इंडिविजुअल कॉपी भेज देंगे। सर पहले तो मेरा बात बताइए ना। सुनिए सर। किसको क्या चाहिए? बायोमॉलिक्यूल चाहिए? हाँ सर। किसको, कौन बोल रहा है? सान्या? सर सान्या। अच्छा सर ठीक। वो हमको एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स किसका है बताइए ना। हाँ मेरा। हाँ बताइए सर। ना। गजब सर, लेफ्ट भी हो गए। सर निकल लिए। गजब के एकदम। इग्नोर किए। सच में कॉल रिसीव कभी नहीं करते हैं वो। कल्याणी बाग नहीं है। है। सुनो जी, तुम सबको ऑनलाइन क्लास आइसक्रीम खा कैसा रहे लग हैं रहा है? क्या बोल रही खाली हो? पूछते रहती है। ऑनलाइन क्लास कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बेकार। एकदम बढ़िया, कल्याणी को मत तो ही कुछ ना ज्यादा ही घर में समझ में आ रहा है। कल्याणी को तो कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, कितना ज्यादा पूछ रही थी। वो पढ़ाकू बच्चों का निशानी होता है बाबू, तुम क्या हाँ जानोगे? न्यूटनिया है ना। ओजस्वी बे होस्ट है। चैन से आइसक्रीम खाने दो हमको। ओजस्वी हट गया होस्ट वो से। डाइजेस्ट नहीं हो। यहाँ पे बहुत लोग है यार, हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, मतलब हो गया। ओजस्वी होस्ट करती है, हमको होस्ट बनाते हो। नहीं नहीं इन मत करना, अभी रुक जाओ। कौन है कौन ये? है? कौन है यार? हम लोग ही बात कर रहे हैं। कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है? माइक ऑफ करो। रुक जाओ संदेश, तुम भी लेफ्ट हो जाओ, उसके बाद कुछ नहीं है। संदेश यार कोई फट्टी नहीं है। सोया हुआ है। कल्याणी लग रहा है ना कि फोन रख के चला गया खेलने कूदने। हमको भी यही लग रहा है। नहीं तो सो गया होगा। और ये देखो प्रत्युष फिर से ज्वाइन प्रत्युष आ कर गया। गया। उसको क्या तो करना क्यों है? आए तुम? उसको ना बात सुनने में ज्यादा मजा आता है ना। बात सुनने में ज्यादा मजा आता है।
तन्वीज का क्योंकि वो प्रत्युषी है ना, कल कितना मजा आया था ना 1 बाई। हे कोई भगवान, रोड पे है क्या? ओ भाई माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर लो अपना। अरे भाई साहब थोड़ा कट लो वैष्णवी पहली फुर्सत में ना, निकल प्राची लो। को देखो सब, फुर्सत में प्राची को निकलो। देखो चुपचाप सुन रही है, कुछ बोल नहीं रही है। ऑन की अभी ऑन की। वो सो गई थी, वो सो गई है, तुमको पता है? नहीं यार अब हम जा रहे हैं यार, हम खाना भी नहीं खाए। बाय। सोए हुए तो सुनना, हम हैं। वैष्णवी कब से वैष्णवी कल सो कितना रहे थे। मजा आया था ना 1 बाई में। ओजस्वी बहुत ज्यादा मजा आया था। बोल रहे लोगों कि को तो सब पता अपना है अपना कि बात वो इकट्ठा अकेले करके अकेले रखो सब। पिज्जा ठूस रही थी सब। ओजस्वी मीटिंग इन करो। हाँ वही बोल रहे हैं। पागल, रिकॉर्ड हो रहा है पागल। हाँ करो अबे, करो।